वृद्ध अपने अतीत में जीता है, इसीलिए वो निराश रहता है। युवा अपने भविष्य में जीता है, इसीलिए वो भी निराश रहता है। एक बच्चा ही है जो अपने वर्तमान में जीता है, इसीलिए सदैव खुश रहता है। तो अगर आपको भी जीवन में खुश रहना है तो ना अपने अतीत की सोचें और ना ही अपने भविष्य के बारे में सोचें। सिर्फ अपने वर्तमान में जिएं, आप हमेशा खुश रहेंगे। जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता है। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से उपस्थित है आपकी सेवा में। हमारी आज की इस कड़ी में होगी कुछ खट्टी मीठी बातें और ढेर सारी प्यारी प्यारी नोक-झोंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कड़ी को हमारा परिवार के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता से बात कर ले। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? शिवानी मौसी, ये कड़ी छोटे बच्चों पर आधारित है और हमारा परिवार में सबसे छोटी वेदिका है। तो वेदिका, तुमसे ही शुरू करते हैं। क्यों छोटी अम्मा, बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? हम छोटी अम्मा नहीं है वीरू भैया, हम वेदिका है, वेदिका, और वेदिका है रहेंगे। और इसके बाद कोई भी हमें छोटी अम्मा नहीं कहेगा। ना आप, ना आप, ना आप, ना आप, ना आप। पर तुम्हारे चैनल का नाम तो छोटी अम्मा के बड़े नुस्खे, तो फिर हम वो चैनल बंद कर रहे हैं वीरू भैया, और कोई भी हमें छोटी अम्मा नहीं कहेगा। हम जा रहे हैं। अरे वेदु? क्या हो रहा है? अरे यार वीरू, अरे तुम वेदिका को काहे परेशान करते रहते हो हमेशा? पर हमने उसे कब परेशान किया पापा? ये देखो, अरे अभी तुम सबके सामने उसको परेशान किए और बोल रहे हो कि हम परेशान नहीं किए। झूठ बोलना भी शुरू कर दिया क्या वेदु? इनका भी तो मुंह बंद नहीं रहता ना। पापा, चाचू, हमने झूठ नहीं कहा है। हमने जो भी कहा है शिवानी मौसी के कहने पर कहा है। दीदी, वीरू ने जो भी कहा है वो मेरे कहने पे कहा है। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, वेदिका बात बात पे रोने लगती है, बात बात पे चिढ़ जाती है। उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उसकी परेशानी के कारण को जानने के लिए आज मैंने उसका चैनल खोला। सभी कमेंट्स पे वेदिका की तारीफ की गई है, पर छोटी अम्मा को लेकर उसका मजाक भी उड़ाया गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने चैनल से पैसे कमाने के लिए छोटी सी बच्ची को छोटी अम्मा बना दिया। कमेंट करने वाले कई लोगों से तो वेदिका की बहस भी हो गई है। इससे मुझे लगा कि छोटी अम्मा को लेकर ना वेदिका परेशान है। वीरू, बेटा सुनना। जी शिवानी मौसी, आपने हमें बुलाया? वीरू, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि वेदिका छोटी छोटी बातों में रोने लग रही है, चिड़चिड़ाने लग रही है। समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रही है। ये सब देख के तुम्हें कैसा लगता है? पूछो ही मत शिवानी मौसी, बहुत बुरा लगता है। अगर हम उसे थोड़ा सा भी चिढ़ा देते ना, वो काटने के लिए दौड़ती है। पता नहीं उसे क्या हो गया। पहले हमने उसका व्यवहार ऐसा कभी नहीं देखा था। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि वेदिका पहले जैसी हो जाए? बिल्कुल चाहते शिवानी मौसी। तो क्या फिर तुम मेरी एक हेल्प करोगे? हेल्प? आप हुक्म करिए शिवानी मौसी। आप हमारी सबसे प्यारी मौसी हो और आप बहुत सारी कहानी भी सुनाती हो। तो बताइए करना क्या है? सुनो, कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद मुझे शक हुआ, तभी मैंने वीरू की हेल्प ली। और अभी जो भी हुआ इससे तो मुझे विश्वास हो गया कि वेदिका को छोटी अम्मा संबोधन से परेशानी है। लेकिन इससे पहले वो कभी भी छोटी अम्मा बुलाने से नहीं चिढ़ती थी। नहीं अभय, वेदिका हमेशा से कहती है कि हम वेदिका थे, वेदिका हैं और वेदिका रहेंगे। बिल्कुल सही। ऐसा कहते हुए मैंने भी उसे कई बार सुना है। तो फिर अचानक से क्या हो गया? देखिए जीजू, आखिर में वेदिका बच्ची ही है। और जब कमेंट सेक्शन में उसके माता पिता के ऊपर आरोप लगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और अगर बाल मनोवैज्ञानिकों की माने तो बच्चों की जो सोच का दायरा होता है वो इतना विकसित नहीं होता है जितना कि बड़ों का होता है। उनकी जो दुनिया होती है उनके माता पिता, भाई बहन और परिजनों तक ही सीमित रहती है। और जब कभी भी वे उनके बारे में कुछ भी बुरा सुनते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और अगर बाल मनोविज्ञान की माने तो बहुत सारे प्रयोगों के बाद उन्होंने ये सिद्ध किया है कि अगर बच्चे बात बात पे परेशान होते हैं, रोने लगते हैं, तो इसके पीछे कोई कारण है और वो किसी चीज से परेशान है। माता पिता को इस कारण का पता लगाना चाहिए। पर कारणों का पता लगाने पर से क्या हो जाएगा शिवानी? देखिए जीजू, अगर आज माता पिता बच्चों की परेशानी का पता लगाएंगे तो कल उन पे उपचार भी तो कर पाएंगे। अरे तो फिर तुम वेदिका का उपचार काहे नहीं कर रही? जीजू, अभी सही समय नहीं है।
अभी वो इस चीज के बारे में बहुत सोच रही होगी, गुस्से में भी होगी। जब रात में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं कोशिश करूंगी उससे बात करने की। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं, प्रथम जी आप मेरे साथ चलिए, हम जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। जी आपका हुक्म सर, आंखों पर। चलिए शिवानी, चलिए, लेट नहीं करते। तो वेदी को नाराज हो गई है ना, समझाना तुमसे समझ जाएगी। आप पढ़ेंगे आज मेल में। शिवानी जी, तो वो पल आ चुका है जिस पल का इंतजार हमारे दर्शकों को बेसब्री से रहता है। हमारे दर्शकों द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज पढ़ने का सिलसिला आप शुरू करते हैं। तो जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो प्रथम जी, हाँ जी। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। चलिए। तो आज का सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती पुष्पा देवी जी ने। पुष्पा जी लिखती हैं, हमें आपका हमारा परिवार और उसमें दिखाई जाने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ बहुत पसंद है। साथ ही जी टीवी का शो वसुधा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों शो मैं हर रोज देखती हूँ। अब तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। पुष्पा जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार और वसुधा बहुत पसंद आ रहा है। आप इसी तरह जी टीवी के अन्य शोज भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती भवानी सिंह जी ने। भवानी जी ने शो जमाई नंबर 1 के लिए लिखा है, शुरू में शो हमें इतना खास नहीं लगा, लेकिन अब अच्छा होता जा रहा है। कॉमेडी बहुत अच्छी और पारिवारिक होती जा रही है। भवानी जी, देखिए होता क्या है कि हर शो के शुरुआत में ना कहानी का आरंभ और पात्रों के परिचय वगैरह होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे कहानी अपने मुख्य नैरेटिव तक पहुंचती है और तभी शो देखने में मजा आता है। और वही हो रहा है जमाई नंबर 1 के साथ भी। हमें इस बात की खुशी है कि अभी जमाई नंबर 1 आपको बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप बाकी शोज भी देखते रहिए, आपको मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी जी। तो चलिए प्रथम जी, आज का आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं। चलिए। आज का आखिरी मैसेज हमें भेजा है उड़ीसा से अनन्या पांडा जी ने। अनन्या जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे लगा अनन्या पांडे जी हैं। आपने लिखा है, जी टीवी के शो वसुधा में वसुधा का रोल हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वसुधा का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अनन्या जी, आपको जी टीवी का शो वसुधा बेहद पसंद आ रहा है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आप इसी तरह जी टीवी के अन्य शोज भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेने का। पर आप मत लीजिएगा विराम, हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। आपको जी टीवी पर प्रसारित होने वाले आज सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। समस्या क्या है तुम्हारी? समझाया था ना तुम्हें अच्छे से कि मूर्ति को सिर्फ पति पत्नी का जोड़ा ही अंदर ला सकता है। अगर तमन्ना आके मूर्ति नहीं संभालती तो कल आप किस मूर्ति की पूजा करती? आपकी बहू अब कुछ भी संभालने लायक नहीं है। सबके सामने आपने हमारा अपमान किया है, इसलिए चल के सबके सामने माफी मांगिए हमसे। उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए की कुछ झलकियां। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, मुझे नीचे जाना है। मेरी गर्लफ्रेंड वहां है, अपनी ये गेम्स खेलना बंद करो। गेम नहीं है, मेरी जिंदगी है विराट सर। विराट नहीं हूँ मैं नहीं मानने वाली। मेरा दिल कहता है आपने मेरे विराट से आप लोग। फिर देखिए रात 8 बजे भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से वो शालू इस घर में आ सकती है। तुझे मेरी सर की कसम, तो आयुष से प्यार करती है। अगर शालू ने आयुष का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आप शालू और आयुष की शादी करवा देंगी? उसके बाद मिलिए रात 8:30 बजे हमारी प्यारी सी जागृति से। शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। मौसी, आप जानती हैं उसे डैड का बिजनेस, पावर, पैसा, पोजीशन, ये सब इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी जक्कू का सपना पूरा कर पाऊं। सूरज के पापा मिनिस्टर हैं। कालिकांत ठाकुर, तू जानती है क्या उसके पापा को? फिर देखिए रात 9 बजे कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अब तो ये बंदा तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। बोलो क्या करना है? किसने तुम्हें पैसे दिए थे मुझ पर वो झूठा इल्जाम लगाने के लिए? मोनिशा ने पैसे दिए थे मुझे। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो में क्या होने वाला है। जंगल रात चल रहा है क्या यहाँ पे? ऐसा तो जंगल में भी नहीं होता मैडम। अपना झूठा खाना मुझे खिला रहा था। दोबारा बोल, क्या कह रही
रही थी? 1 मिनट। बुआजी आज कुछ लोगों ने ध्रुव को पकड़ लिया खाने की डिलीवरी देते हुए। खाने की डिलीवरी? हाँ बुआ जी, ध्रुव एक डिलीवरी बॉय है ना, और आज उसके हाथ अबाई तक हो गए। क्या मैंने जो सुना वो सही है? ध्रुव एक डिलीवरी बॉय है? और फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी प्यारी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। भाभी साहब कमाल है ना, आप जो भाईसा के लिए कर रहे हो वही वसुधा हमारे राजा बेटा देव के लिए भी कर रही है। आपको यकीन ना हो रहा है तो खुद चलकर देख लीजिए। वसुधा क्या कर रही हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से और दोबारा इस कमरे में मत आना। उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ धमाकेदार झलकियाँ। समझ गए ना क्या करना है? फोटो भेजो, काम हो जाएगा। भेज रहा हूँ। हो जाएगा आपका काम। इससे हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। परमेश्वरी जी ने नील सर के लिए भेजा है। उस नील का इंतजाम तो कर दिया है ना तुमने विकी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो इस शादी में नहीं आएगा। इनफैक्ट वो तो अभी अपनी शादी के कपड़े नहीं, अपनी मौत का कफन पहन रहा होगा। मनीष, हाँ हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे, हाँ देख। क्या बात है देवर जी, हम देख रहे थे वहाँ से कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, ऐसे उकड़े उकड़े क्यों? नहीं भाभी, अच्छा है सब। वो क्या है ना, हम तुम्हें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और ये जो तुम्हारे चेहरे पे कोई भी भाव होता है ना, हम समझ लेते हैं। बताओ क्या बात है? बहुत परेशान हो गए हैं भाभी, इतना सब कुछ करो और अंत में जब सब आपके खिलाफ खड़े होते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। बात यही है कि और कुछ? नहीं, वो पढ़ के थोड़ा बोरिया गए थे इसलिए आगे फोन में बतियाना शुरू कर दिए। हम सब समझते हैं। रुकिए, तुम्हारे भैया को बुलाते हैं, वो खबर लेते हैं। नहीं भाभी, फिर भैया आके चिल्लाएंगे, हमें रहने दीजिए। नेता, मुंह क्या लटका हुआ है इसका? कुछ हुआ का इसको? अभी हम पूछ पूछ के थक गए विजय जी, आप ही पूछिए। ऐसे आप कुछ बोले हैं क्या इसे? हम काहे के लिए बोलेंगे भाई? क्या हुआ देवर जी? नेता, क्या हुआ? ठीक है ईसा, नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है भैया। अरे महाराज, आपके देवर का तेवर पता नहीं कब क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जाते हैं ना ऊपर, बैठते हैं आप लोग, करिए बात। हम ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे आपको देवर जी। आइए आइए, चलिए इधर बैठते, साथ में बैठते, आइए। अरे आइए महाराज, ऊपर जा रहे हैं बैठने, तो ये करना। आइए। हम आपको ऐसे उदास रहने देंगे क्या? बैठिए। इतनी सीता जैसी भाभी हैं और तुम उदास रहोगे? क्या हुआ? अरे बाबू, जब तक तुम नहीं बताओगे कैसे पता चलेगा हम लोगों को? अरे क्या बताएं भैया, हाँ? अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के लिए करें तो करें का, मतलब का ही कर लें भाई जिससे खुश हो। अरे रात दिन एक कर दिया उनके लिए, यूनिवर्सिटी जा जाके जो बोलते हैं वो एक फोन कॉल में करवाते, कब तक करेंगे भैया? 1 मिनट, क्या बोले तुम? बहुत कुछ किए, क्या किए हो अभी तक? अरे पुस्तकालय का शिलान्यास कराए हैं, शौचालय बनाए हैं, पानी टंकी बनवाए हैं, उसमें पानी की सुविधा व्यवस्था करवाए हैं। हाँ, कोनो समझता ही नहीं है हमारी बातचीत। हम नहीं समझा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि क्या कर रहे हो? देखो दीदी आ गई। हम ना आपकी पेंटिंग बनाने वाले हैं, तो क्या आप आ सकते हैं हमारे बेडरूम में? बेटा, चाचू परेशान है। हम तो सोच रहे हैं ना भैया कि अब राजनीति छोड़ ही दे और बैठ जाए घर। अरे कुछ छोटा मोटा धंधा कर लेंगे भाई, अब इन सब चीजों में नहीं पड़ना है हमें। हो गया, बहुते कर लिया सबके लिए, अब नहीं होता है हमसे। अब भाभी अब छोड़ेंगे, अब हो गया जो करना था। अरे गीता में भी लिखा है बाबू कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अब तुमको क्या लगता है कि आज कर्म किया और कल उसका फल मिल जाए? अरे भैया कर तो रहे हैं, कर्म संघर्ष भी तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक करें भाई? सबके लिए गर्मा गर्म चाय और वेदू का फेवरेट नमकीन। मेरे नए नुक्कड़ नाटक के बारे में सुना कि नहीं आप लोगों ने? अरे आपके नुक्कड़ के नाटक के बारे में तो सुना ही है। घर में नया नाटक शुरू हो गया है। क्या बात कर रहे हो? घर पे कौन कर रहा है? नेताजी नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं क्या? अरे वाह, नेता से सीधा अभिनेता। अरे मैंडी, परेशान है अभय तो। परेशान? अभय क्या हो गया तुमको? हमारे नेताजी राजनीति छोड़ना चाहते हैं। हाँ, इनका कहना है कि हमने भैया अपने यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ कराया, पुस्तकालय खुलवा दिए, लाइब्रेरी ठीक ठाक करवा दिए, पार्क साफ करवा दीजिए, पानी टंकी हमने सब कुछ ठीक ठाक करवा दिया, फिर भी लोग जो है हमारा विरोध करते हैं। अरे तो क्या हुआ महाराज, ये सब तो होते रहता है, ये तो शुरू से ये सब चलता रहा है। इसका मतलब क्या कि हम राजनीति छोड़ देंगे किसी और के चक्कर में? अरे नेताजी,
तुम हमको समझाते हो और खुद नाराज बैठे हो। अरे ये तो छोटी सी बात है, ये तो चलता ही रहता है। और मुझे देख लो, मैं भी तो कितने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ ना। और लोग तो कहते हैं आप इतना क्यों अफेक्ट हो रहे हैं इन चीजों से? बेबी रानी, हमें लगता है कि चाचू को एक कहानी सुनानी चाहिए। क्या कहती हो? हाँ चाचू, आप सुनोगे ना कहानी? देवर जी, अब अपना मूड ठीक कर लो, हम आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाएंगे, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। तो ये कहानी है एक वैद्य की, जो एक कोई पुराने से गांव में एक छोटे से घर में रहा करते थे। आगे वाले कमरे को उन्होंने दवाखाना बना रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन की जरूरत का सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। तो वैद्य जी पहले गद्दी पर बैठकर भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलकर पढ़ते। पत्नी ने जो जरूरतें लिखी होती उनके भाव लगाकर हिसाब करते। उनकी आदत थी वो कभी अपने मुंह से किसी रोगी की फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन पत्नी की जरूरत का सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए पत्नी की चिट्ठी खोली तो वे चौंक गए। आटे, दाल, चावल आदि सामान के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 21 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। वैद्य जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। उस दिन 1-2 रोगी आए थे। वैद्य जी ने दवाई दे दी और पैसे ले लिए। अब इसी समय एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। एक धनी व्यक्ति कार से बाहर निकले और दवाखाना के सामने आके खड़े हो गए। उस धनी व्यक्ति ने कहा, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है। मैं आज से 15 साल पहले यहाँ आया था। उस समय मैं बहुत परेशान था। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ था, पर औलाद नहीं थी। हमने देश विदेश में उपचार करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस दिन आपके पास आया था, आपने मुझे दवा बनाकर दी, पर मेरे बहुत कहने पर भी पैसे नहीं लिए, क्योंकि आपकी जरूरत के पैसे पहले ही आ चुके थे। उस दिन आपकी गद्दी के पास एक 8 से 10 साल की बच्ची भी खड़ी थी। सच कहूं तो उस समय मुझे आपकी दवा पर विश्वास नहीं था। मैं पत्नी की जिद के कारण यहां आया था, पर आपकी दवा सचमुच चमत्कारी थी। उस दवा के चमत्कार से मैं 2 बच्चों का पिता बन गया। कारोबार के सिलसिले में विदेश चला गया, पर हमेशा आपको याद करता रहा। सारी बात सुनकर वैद्य जी ने पूछा, आज इतने साल बाद आने की वजह? परिवार में सब कुशल मंगल तो है? उस धनी व्यक्ति ने कहा, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। दरअसल मैं अब इंग्लैंड में रहता हूं, पर मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहीं भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था, तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी, और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप मेरा लाया सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है, वह भी मेरी भांजी जैसी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है।
वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, कृष्णलाल जी, मुझे ईश्वर की माया समझ में नहीं आ रही है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह आज की चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि पत्नी ने लिखा था दहेज का सामान, और उसके सामने वैद्य जी ने लिख दिया था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली है, अन्यथा परमात्मा ने आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना आरंभ न करवा दिया होता। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं कि तू कैसे अपनों पर अपनी कृपा करता है। जो तेरी सच्ची भक्ति करते हैं उन्हें तू कभी निराश नहीं करता। तेरी जय हो भगवान, तेरी जय हो। देवर जी, कुछ समझ में आया? बहुत अच्छी कहानी थी भाभी। बस धैर्य रखो, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, सब सही होगा, भगवान पर भरोसा रखो। जी भाभी। और दीदी क्या पता 15 सालों बाद हमारे फुटकरिया नेताजी डायरेक्ट पीएम बन जाए। क्यों? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। जीजू, अरे बाप रे बाप, मतलब 15 साल बाद हम लोग एकदम बनारस और दिल्ली चले जाएंगे। क्या बात है। अरे वाह। जीजू। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको आज की प्रेरणादायक कहानी? ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा परिवार और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। और जी टीवी के सभी शो से संबंधित सराहना, सुझाव या शिकायतें लिख भेजिए हमारा परिवार के व्हाट्सएप या मेल आईडी पर। हम कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा आपकी सुनेंगे, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।